नमस्कारम बच्चों, एच.सी. वर्मा का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 30 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें ये बताना है कि उस रीजन में नो नेट चार्ज कितना होगा, उस पर 0 होगा। उस रीजन के अंदर नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। ये बात हम लोग को शो करना है। देखते हैं इसको। मान लेते हैं एक्स वाई जेड इस तरह का मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब देखो, मान लेते हैं फील्ड जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में है और वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब हर पॉइंट पे तुमको उतना ही फील्ड मिलेगा और उसका डायरेक्शन सेम मिलेगा। तो हर जगह तुमको इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से मिलेगा और डायरेक्शन हमेशा एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है और फील्ड पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। अब इसमें कोई भी रीजन कंसीडर करते हैं तो सुविधा के लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक क्यूब को। मान लेते हैं बीच में कोई क्यूब रखा हुआ है। अब हम देखते हैं इस रीजन में कितना चार्ज होगा, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा। इस पूरे क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म है। अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये इस तरह से क्यूब है। अब क्यूब में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटर कर रहा है, क्यूब में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटर कर रहा है उतना ही अंदर की तरफ भी जाएगा और उतना ही नंबर ऑफ लाइंस उससे बाहर की तरफ भी निकलेगा, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। यहां पर देखो, यहां पर अगर 6 लाइंस हैं तो यहां पर जो निकलेंगे वो भी 6 लाइन से निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यूनिफॉर्म दिया हुआ है। और अच्छे से देखते हैं, इस सरफेस पे जब इंटर कर रहा है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है E, और ये इस तरह से इंटर कर रहा है और इस एरिया का डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ है। मान लेते हैं ये एरिया है A, तो कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है, तो फ्लक्स इंटर करेगा E इंटू A। ये इतना फ्लक्स इंटर करेगा और एरिया का डायरेक्शन इधर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो वो हो जाएगा माइनस। वो इस सरफेस से इंटर करेगा। कितना फ्लक्स एग्जिट कर रहा है इस क्यूब से, तो इस सरफेस से एग्जिट कर रहा है। बाकी सारे सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो बाकी सारे सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब इस फील्ड का देखते हैं, इस फील्ड के एरिया का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ भी यही है, तो कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है E इंटू ए। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एरिया का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस पैरेलल है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इस क्यूब से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया माइनस EA और प्लस EA इक्वल टू 0। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू 0। और गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स बाय एन इनक्लोज्ड सरफेस, ये क्यूब मेरा इनक्लोज सरफेस है, इक्वल टू चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स कितना आया, 0, तो इसका मतलब Q इनसाइड भी हो जाएगा 0। मतलब इस क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। उसके कारण से फ्लक्स जो आया वो हमको 0 आया। फ्लक्स 0 आया तो चार्ज इनसाइड 0 होगा। क्या ये बात क्यूब के लिए सही नहीं है? नहीं। ये स्फीयर भी लोगे तो जितना लाइन इंटर करेगा उतना ही लाइन स्फीयर से बाहर निकलेगा। अगर कोई नॉन सिमेट्रिकल बॉडी लोगे तो उस केस में भी वही होगा, जितना लाइंस इंटर करेगा उतना ही लाइंस उससे एग्जिट करेगा। तो हर केस में टोटल फ्लक्स जो आएगा वो तुमको 0 ही आएगा। और जब टोटल फ्लक्स 0 आएगा तो गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनसाइड भी 0 आए।